चैप्टर का नाम है एनिमल किंगडम। काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैक्सिमम बच्चों को ये चैप्टर काफ़ी हार्ड लगता है या फिर बोल सकते हैं कि बोरिंग लगता है। इसका मेन रीज़न है उनके ब्रेन में एक इमेज बनी हुई है इस चैप्टर के लिए कि चैप्टर को याद करना है, इसको रट्टा मारना है, क्योंकि याद करने का समझने का नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चैप्टर को अगर समझ के पढ़ा जाए, इसके जो बेसिक पॉइंट हैं उनको समझा जाए तो चैप्टर काफ़ी आसान हो जाता है और साथ में इंटरेस्टिंग भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चैप्टर को हम क्या करेंगे, बहुत ही आसान तरीके से इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे, बेसिक क्लियर करेंगे इसके, और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ही हम इसको फॉलो करेंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा चैप्टर एक तो इंटरेस्ट इसके अंदर आएगा और आराम से एक एक टॉपिक जो है हमारे इससे क्लियर होंगे। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि अगर आप वीडियो को हमारी अगर पूरी देखते हैं और आगे आने वाली वीडियो इस चैप्टर से रिलेटेड देखते हैं तो गारंटी है आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत इस चैप्टर के लिए नहीं पड़ेगी। यहाँ से आपके सभी कंसेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपके हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं चैप्टर जिसका नाम है एनिमल किंगडम। तो देखिए एनिमल किंगडम, तो इसको पहले हम लेके चलेंगे इसको कि प्रीवियस जो चैप्टर थे उनसे क्या लिंक है, क्या पिछले चैप्टर में इनके बारे में दिया गया है कुछ। तो पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एनिमल किंगडम, तो एनिमल जो टर्म है, शब्द है, उसका मतलब क्या है। तो एनिमल जो टर्म है ये आया है एक्चुअल में एक लैटिन लैंग्वेज का एक टर्म है। ठीक है, वो टर्म है एनिमा। तो एनिमा से एनिमल आया है। एनिमा का मतलब क्या होता है, एनिमा का मतलब है एयर या फिर बोल सकते हैं ब्रीथ, और एक और चीज़ लिखी मिलती है सोल। सोल मतलब जैसे बोलते हैं ना आत्मा। तो इसका मतलब क्या है, ये इसका मतलब निकलता है टर्म का। अब डेफिनेशन की अगर बात करते हैं कि एक्चुअल में एनिमल हम किसको कहते हैं, तो देखिए जो एनिमल है तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल इज ए मल्टी सेलुलर मूविंग एंड रिएक्टिंग बीइंग। मूविंग एंड रिएक्टिंग बीइंग, हम इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि एनिमल क्या है, मल्टी सेलुलर। देखिए हम मल्टी सेलुलर की बात करें, यानी कि एनिमल्स क्या एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। जो हमने प्रोटोजोन पढ़े थे, जो एनिमल लाइक प्रोटिस्ट थे, वो यूनिसेलुलर थे। वो भी एनिमल जैसे थे लेकिन वो यूनिसेलुलर थे। हम यहाँ से एनिमल किंगडम में एनसीईआरटी कोडिंग चलते हैं, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, हम पोरीफेरा से स्टार्ट करेंगे। तो मल्टी सेलुलर की हम बात करेंगे। ठीक है, तो एनिमल क्या है, मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने होते हैं। मूविंग, मूव कर सकते हैं। मूव का मतलब क्या होगा यहाँ से कि एक तो अपने पार्ट्स को भी हिला सकते हैं, साथ में क्या है कि एक जगह से दूसरी जगह पर जा सकते हैं, लोकोमोशन कर सकते हैं। ये लोकोमोशन वाला काम प्लांट्स नहीं कर सकते थे, एनिमल्स का मेन फीचर है। ठीक है, मूवमेंट कर सकते हैं। तीसरा बोला है रिएक्टिंग बीइंग, क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। कोई भी बाहर से कुछ इन्वायरमेंट में चेंज आए, स्टिमुलस कोई मैसेज आए तो हम क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। आप जैसे मेरी आवाज़ पे रिएक्ट कर रहे हो, तो रिएक्ट करने के लिए हमारे 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। उन 5 से हम क्या करते हैं, मैसेज को गेन करते हैं और उसके प्रति हम क्या करते हैं, अपनी रिएक्शन को दिखाते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिंग क्या होता है, रिएक्टिंग बीइंग्स है जिनके अंदर अगर आगे बात करें तो इनके अंदर क्या मिलता है, इंजस्टिव फीडिंग इसमें पाई जाती है। इंजस्टिव फीडिंग एंड डिटरमाइंड ग्रोथ इसके अंदर पाई जाती है, जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर। इंजस्टिव फीडिंग का मतलब क्या है, इसके लिए मैं वर्ड होलोजोइक भी यूज़ कर सकता हूँ। न्यूट्रिशन कैसा हो जाएगा, होलोजोइक मीन्स जो एनिमल्स हैं वो क्या करते हैं, अपने फूड को पहले निगलते हैं, निगलने के बाद में उसको डाइजेस्ट करते हैं बॉडी के अंदर, डाइजेस्टिव सिस्टम के अंदर, यानी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं। जैसे हमने पहले देखा कि फंजाई थे, वो क्या करते थे, वो भी हिटरोट्रोप्स थे, हम भी हिटरोट्रोप्स हैं। एनिमल्स जितने भी हैं वो हिटरोट्रोप्स हैं, अपना फूड खुद नहीं बना सकते, क्लोरोफिल नहीं है इनके पास, फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते, तो दूसरे पे डिपेंड करते हैं। तो जैसे फंजाई थे, वो भी हिटरोट्रोप थे, वो क्या करते थे, वो पहले अपने फूड के ऊपर क्या करते थे, एंजाइम को रिलीज किया, उसको सड़ाया, उसके बाद उसको ऑब्जॉर्ब करते थे, सैप्रोफाइट थे। तो डाइजेशन काम वो बॉडी के बाहर हुआ था। यहाँ पर बॉडी के अंदर क्या होगा, डाइजेशन ये करते हैं। हम खाना खाते हैं, अपना निगलते हैं, निगलने के बाद अपनी बॉडी के अंदर उसको डाइजेस्ट करते हैं और ऑब्जॉर्प्शन भी अंदर ही होता है। ठीक है, तो इंजस्टिव फीडिंग होती है, साथ में डिटरमाइंड ग्रोथ। डिटरमाइंड ग्रोथ का मतलब क्या है, एक पर्टिकुलर एक एज तक क्या होती है, ग्रोथ होती है।
जैसे हम अगर ह्यूमंस की बात करते हैं या किसी और एनिमल की बात करें तो एक पर्टिकुलर एज पे जाके उनकी ग्रोथ रुक जाती है। लेकिन प्लांट हमने अब तक पढ़ा, प्लांट के अंदर ऐसा नहीं था। प्लांट में क्या होता है, कंटिन्यूअस ग्रोथ हो जाती है, होती रहती है। अनडिटरमाइंड या बोलते हैं अनलिमिटेड ग्रोथ वहाँ पर पाई जाती है, और यहाँ पर डिटरमाइंड यानी कि लिमिटेड ग्रोथ यहाँ एनिमल में देखी जाती है। ठीक है, तो ये तो था जो एक एनिमल के बारे में जो बेसिक था, जो इंट्रोडक्टरी जो पार्ट था वो हमने किया। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक पे आते हैं, ठीक है, जो कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन यहाँ पर आता है। ठीक है ना, तो ये क्या है, बेस बनाएगा पूरे चैप्टर का, और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं। एनसीईआरटी में पूरे पूरे टॉपिक दिए गए हैं, उनको हम एक एक लाइन के अकॉर्डिंग अच्छे समझेंगे। अब देखिए, जो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन है और आगे जो फाइलम भी आएंगे, उनको पूरे के पूरे समझने के लिए आपसे मैं ये कहूँगा कि आप जो है फाइलम के सीक्वेंस को याद करें। ठीक है, जैसे सीक्वेंस का मतलब क्या हुआ, जैसे हम पोरीफेरा से स्टार्ट करते हैं। ठीक है भाई, फाइलम होते हैं ना, फाइलम प्लांट, एनिमल के लिए फाइलम और प्लांट के लिए क्या यूज़ करते हैं, डिवीज़न। तो ऐसे ही अलग अलग ग्रुप आप देखते हैं एनसीईआरटी में, तो वहाँ पर बहुत सारे फाइलम दिखाई देंगे। तो अभी जस्ट क्या करना है आपको, एक एक फाइलम का सीक्वेंस याद करें। जैसे पहले क्या है, पहले आता है पोरीफेरा, उसके बाद में सिलेंट्रेटा जिसको निडीरिया भी कहते हैं, उसके बाद टीनोफोरा, प्लेटीहेलमिन्थीज, एस्केलमिन्थीज, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद मोलस्का, उसके बाद में इकाइनोडर्मेटा, और अभी लेटेस्ट बनाया गया है जिसको हेमिकोर्डेटा, और लास्ट में आता है कोर्डेटा। तो आपको क्या करना है, इनको सीक्वेंस में याद करना है। ठीक है ना, सीक्वेंस से याद करके आपको अभी जब आगे पढ़ेंगे तो आपको बहुत आसानी इससे हो जाएगी। आप डायरेक्ट याद कर सकते हैं या फिर पहला लेटर लें, ठीक है, फाइलम का, और सभी फाइलम के पहले पहले लेटर लेके आप एक ट्रिक बना के भी याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या, किस तरीके से, ये कुछ ऐसे हो जाएगा जैसे हम बोलते हैं कि पोरीफेरा से स्टार्ट किया और कहाँ तक गए, कोर्डेटा तक। तो पोरीफेरा सबसे सिंपल ऑर्गेनिज्म है, सबसे सिंपल इन फाइलम में सबसे सिंपल क्या कहे जाते हैं, एनिमल कहे जाते हैं, और कोर्डेटा सबसे कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, उनमें कॉम्प्लेक्सिटी ज़्यादा है। जैसे हम बोलते हैं कि सीढ़ी पे हमने पहली सीढ़ी पे पैर रखा तो क्या हुई, वो पहला स्टेप वो पोरीफेरा हुआ, अगला स्टेप सिलेंट्रेटा हुआ, अगला स्टेप क्या हुआ भाई, टीनोफोरा हुआ। इस तरीके से करते करते हम कहाँ तक जाते हैं, कोर्डेटा तक जाते हैं। तो कोर्डेटा क्या हुआ, एक रूफ पे पहुंच गए, छत पे पहुंच गए, तो छत क्या हुई, कोर्डेटा, और सबसे पहले स्टेप क्या हुआ, पोरीफेरा। तो एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग चला है। ठीक है, एक एक करके जो एवोल्यूशन हुआ है, कॉम्प्लेक्स एनिमल आते चले गए हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी में फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो सीक्वेंस याद किया, सीक्वेंस याद करने के बाद में जो हम पढ़ेंगे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है कि किस आधार पे, किस क्राइटेरिया पे हम एनिमल्स को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। अलग अलग जो फाइला जो बनाए हैं, ग्रुप बनाए हैं, उनको किस आधार पर, किस क्राइटेरिया के आधार पर हमने उनको अलग अलग ग्रुप में डाला है। जैसे हम बोलते हैं कि हाँ, एक स्कूल के अंदर 100 बच्चे हैं, तो उनको हमने क्या करते हैं, उनको पढ़ाना है हमें, तो हम क्या करेंगे, उनको जैसे कोई बच्चा, उनमें से कुछ बच्चे 5th पास करके आए हैं तो हम क्या करेंगे, उनको 6th में डाल लेंगे। 6th पास करके आए हैं तो 7th में डाल लेंगे, 7th पास करके आए तो 8th में डाल लेंगे। तो हमने यहाँ पर अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किए हैं। क्राइटेरिया क्या लिया हमने, क्या आधार था इसका, आधार था पासिंग मार्क्स का। जो 5th पास किया, 6th पास किया, ये हमारा क्राइटेरिया था कि किस क्राइटेरिया पे हमने बच्चों को डिवाइड किया है। ऐसे ही एनिमल्स को भी क्या करते हैं, कुछ क्राइटेरिया के आधार पर क्या करते हैं, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। उसी टॉपिक का हमारा नाम बनता है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। तो कौन कौन से क्राइटेरिया उस बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं, ठीक है, कौन कौन से हम टर्म्स यूज़ करेंगे वो हम देखेंगे। ठीक है, तो ये है बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन। इन क्राइटेरिया के आधार पर, इनके आधार पर क्या करते हैं, एक एनिमल को अलग अलग ग्रुप यानी कि अलग अलग फाइलम में डिवाइड या कैटेगराइज किया गया है। तो इनको हम एक एक करके समझते हैं। देखिए, ये जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं मोस्टली ये क्या है आपके एनसीईआरटी में, इनमें से कुछ की डिटेल दी गई है और कुछ टॉपिक के सीधा सीधा नाम दिए गए हैं। तो हम यहाँ पर इन सभी को एक्सप्लेन करेंगे और एक एक चीज़ को आसानी समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, मेन जो एम होगा हमारा वो समझने का होगा, ना कि रटने का। तो देखिए, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पहला आ रहा है। लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब यह है कंस्ट्रक्शन ऑफ बॉडी, कि बॉडी का जो कंस्ट्रक्शन है वो कैसे हुआ है। ठीक है, सेल से हुआ है, टिश्यू से या ऑर्गन से। अब जैसे हम बोलते हैं कि सेल होती है, सेल जो ग्रुप होता है, सेल का जो ग्रुप होता है जो एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करता है, उसको क्या बोलते हैं हम, टिश्यू बोलते हैं। यानी सेल मिलके क्या बनाती है, टिश्यू मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं।
ठीक है, ऑर्गन सिस्टम। और ऑर्गन सिस्टम मिलके क्या बनाते हैं, एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बना देते हैं। ठीक है, इसको अगर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करें तो जैसे सेल की बात करें तो हमने नर्व सेल ली। ठीक है, नर्व सेल न्यूरॉन बोलते हैं। न्यूरॉन गुच्छा बन गया, मैंने ग्रुप बना, ग्रुप बन मिलके क्या बनाया उन्होंने, टिश्यू, यानी कि नर्वस टिश्यू बनाया। नर्वस टिश्यू मिलके क्या बनते हैं, ऑर्गन, जैसे कि ब्रेन बना, ब्रेन एक ऑर्गन हुआ, स्पाइनल कॉर्ड एक ऑर्गन हुआ। इसी तरीके से इन्होंने मिलके क्या बनाया, ऑर्गन ने, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड ने मिलके क्या बनाया, सेंट्रल नर्वस सिस्टम बना दिया, CNS। ठीक है, ऐसे ही एक सिस्टम ये बना सेंट्रल नर्वस सिस्टम हमारा। एक हुआ जैसे एक्सक्रीटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, इंटेगुमेंट्री सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऐसे बॉडी में बहुत सारे क्या है सिस्टम है। सभी सिस्टम को मिला क्या बनता है, एक पूरा पूरा ऑर्गेनिज्म बन जाता है। इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब इसी आधार पर हम बोलते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जो ऑर्गेनिज्म है, एनिमल है, एनिमल के लिए हमने क्या यूज़ किया था कि मल्टी सेलुलर होते हैं। कैसे होते हैं भाई, मल्टी सेलुलर होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा सेल के बने हुए होते हैं। ठीक है ना, तो जब बहुत सारी सेल से मिलकर बने हुए होते हैं तो बहुत सारी सेल हैं। ठीक है ना, बहुत सारी सेल हैं और बहुत सारी सेल मिलके क्या बनाती हैं, टिश्यू। लेकिन एक कंडीशन है, सभी सेल को एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करना पड़ेगा, तब उसको टिश्यू बोलेंगे। लेकिन यहाँ पर, ठीक है ना, तो यहाँ पर जो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से, जैसे ये नाम दिए इसी आधार पर क्या होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। जैसे हम बोलते हैं पहला इसमें जैसे हुआ सेलुलर लेवल, सेलुलर लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। सेल के बाद में क्या आ जाता है, टिश्यू, तो हो जाएगा टिश्यू लेवल हो जाएगा। अभी एक एक करके समझते हैं इनको। तीसरा हो जाएगा, जैसे कौन सा तीसरा आता है, ऑर्गन, तो हम क्या बोलेंगे, ऑर्गन लेवल, ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद में क्या आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम आ जाता है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गन सिस्टम लेवल आ गया। तो एक एक करके देखो, सेलुलर की बात करते हैं। तो सेलुलर में क्या हुआ कि यहाँ पर जैसे अभी हमने बोला कि ऑर्गेनिज्म कैसे मल्टी सेलुलर, एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं। तो एक से ज़्यादा सेल से मिलकर बने हुए हैं तो सेल का क्या हुआ, ग्रुप हो गया। तो ग्रुप ऑफ सेल को क्या बोलते हैं, नॉर्मल टिश्यू। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो जो ग्रुप है टिश्यू का, सेल का जो ग्रुप है वो क्या करेगा, अगर एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेंगे सभी सेल तभी उसको टिश्यू कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो जैसे हम बोलते हैं कि ये सेल का मान लीजिए ग्रुप है, सेल का मान लीजिए ग्रुप है, ये 7-8 सेल है मान लीजिए ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके से जो ग्रुप हुआ सेल का, अगर ये पूरा पूरा एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करे, मान लीजिए सभी की सभी क्या करें, ये सभी के सब रेस्पिरेशन का काम कर रही हैं या रिप्रोडक्शन का काम कर रही हैं, सब रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है, तब इसको क्या बोला जाएगा, एक टिश्यू बोला जाएगा। लेकिन सेलुलर लेवल में क्या होता है कि ग्रुप, सेल का ग्रुप तो है क्योंकि मल्टी सेलुलर है, बहुत सारी सेल हैं, ग्रुप तो है, लेकिन यहाँ पर अलग अलग सेल क्या करती है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करती है, एक कॉमन फंक्शन नहीं करती। सभी सेल क्या करती है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करती है। मान लीजिए एक सेल कर रही है एक्सक्रीशन, एक रिप्रोडक्शन, एक डाइजेशन, एक रेस्पिरेशन, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रही है। तो इस तरह का जो फंक्शन परफॉर्म करती हैं अलग अलग सेल, तो ये सेल का ग्रुप तो है, तो इसको टिश्यू नहीं कहेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन। एनसीईआरटी ने जो वर्ड यूज किया है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो एक वर्ड यूज किया है लूज सेल एग्रीगेशन। लूज सेल एग्रीगेशन मतलब क्या हुआ कि सेल का ग्रुप तो है लेकिन एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा, तो क्या कर रहा है, ये डिवीजन ऑफ लेबर इनको शो कर रहे हैं। क्या शो कर रहे हैं, डिवीजन ऑफ लेबर को शो कर रहे हैं। मतलब क्या है कि जब जब काम बटावा हो, जैसे हम बोलते हैं ना, एक मान लीजिए कारखाना है, एक फैक्ट्री है, उसमें क्या है कि हर काम के लिए अलग अलग आदमी को रखा गया है, तो डिवीजन ऑफ लेबर कहा जाता है। ऐसे ही यहाँ पर अलग अलग सेल क्या करती है, अलग अलग फंक्शन को परफॉर्म करती है। ठीक है ना, जैसे हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है अलग अलग काम के लिए, तो यहाँ पर सेल जो है अलग अलग काम के लिए रखी गई है यहाँ पर। ठीक है, तो डिवीजन ऑफ लेबर यहाँ पर शो कर रही है। तो इस तरह का जो ऑर्गेनाइजेशन बनता है उसको क्या बोलते हैं, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, जहाँ पर सेल मिलके गुच्छा बना रही है। जिसको एक एग्जाम्पल समझ सकते हैं, जैसे एक रूम है, कमरा है, वहाँ पर आपने क्या किया, 20 बच्चे आपको दिए गए। ठीक है, 20 बच्चे दिए गए और वहाँ से आपको पढ़ाना है उनको, लेकिन पढ़ाने के लिए एक सिंगल क्लास होनी चाहिए। तो वहाँ पे जो 20 बच्चे आपको दिए गए हैं उनमें से पहले बच्चा बोलता है कि मैं 7th क्लास से हूँ, दूसरा बोलता है मैं 8th से हूँ, तीसरा बोलता है मैं 5th से हूँ, एक बोलता है मैं 12th से हूँ। तो बहुत सारे बच्चे इस तरीके से, लेकिन अलग अलग क्लास के। ठीक है, अब वहाँ पे जो अलग अलग क्लास के बच्चे हैं, अब आप उनको क्या बोलोगे, बच्चों का ग्रुप तो बोलोगे। जैसे यहाँ पर सेल का ग्रुप तो है,
क्या उसको एक सिंगल क्लास बोल सकते हो? नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वो सभी अलग अलग क्लास से बिलोंग कर रहे हैं। यहाँ पर क्या है, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। तो वहाँ पर बच्चों का ग्रुप है, इसलिए यहाँ पे सेल का भी ग्रुप है, लेकिन ये पूरा पूरा टिश्यू नहीं बनाएगा, इसलिए वो भी क्लास नहीं बनाएंगे। तो अलग अलग ये कहा जाता है। ठीक है, इस तरीके से समझ सकते हो। ये तो सेलुलर लेवल है। किसमें मिलता है? ये स्पंज में मिलता है। और स्पंज किसके एनिमल्स हैं? पोरीफेरा के। कौन सा फाइलम होता है? पोरीफेरा। तो इस तरीके से जैसे जैसे हम आगे चलेंगे, जैसे हमने कहा सीक्वेंस याद कीजिएगा उसके फाइलम के, तो पहला पोरीफेरा, दूसरे सिलेंट्रेटा आ जाएंगे, तीसरे प्लेटीहेल्मिन्थीज आ जाएंगे। इस तरीके से क्या है, इस तरीके से आपके आगे चलता चला जाएगा। तो कॉम्प्लेक्स आप सीक्वेंस याद करोगे तो उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी, तो आपको नॉर्मल याद हो जाएगा। उसके बाद हम अगले की बात करते हैं टिश्यू लेवल की। तो टिश्यू लेवल क्या है? तो देखिए टिश्यू लेवल में क्या होगा, जिस तरीके से सेल मिलके ग्रुप बनाती हैं, क्या उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू। जब वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो जैसे हम अगले पोरीफेरा से जब अगले ग्रुप की तरफ जाते हैं, जैसे सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, तो इसमें क्या दिखाई देता है, यहाँ पर सेल मिलके उनकी बॉडी में अलग अलग सेल के क्या है, एक तरह से ग्रुप पाए जाएंगे। एक ग्रुप मान लीजिए सेल का ये रहा बॉडी में, एक ग्रुप जो है वो बॉडी के दूसरी साइड में ये रहा सेल का। तो वो ग्रुप क्या कर रहा है? कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है सेल का, इसलिए क्या बोलते हैं? टिश्यू। तो उनमें कि हम क्या बोलेंगे कि सेल मिलके जब टिश्यू बनाती हैं, लेकिन टिश्यू मिलके बेटा क्या नहीं बनाएगा? ऑर्गन नहीं बनाएगा। तो टिश्यू लेवल पर जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसको क्या बोलते हैं? टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। ये किसमें मिलता है? सिलेंट्रेट्स में मिलते हैं। जो सिलेंट्रेट्स होते हैं, ठीक है, जिसमें ओबेलिया वगैरह आती हैं, ठीक है, जेलीफिश वगैरह आती है, सिलेंट्रेट्स, इसके अंदर ये पाया जाता है टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, साथ में अगर हम देखें टीनोफोरा, तो टीनोफोरा भी में भी क्या पाया जाता है? टीनोफोरा में भी टिश्यू लेवल पाया जाता है। देखो इनमें दोनों में सिमिलैरिटी है कुछ कुछ। ठीक है, तो मोस्टली एक जगह पर आ जाएंगे नाम। अच्छा, आगे जो हम पढ़ते हैं, अब मान लीजिए टिश्यू, जब बॉडी के अंदर अलग अलग टिश्यू थे, अब टिश्यू ने मिलकर क्या बनाना शुरू कर दिया? ऑर्गन में। यानी कि टिश्यू मिलके जो एक ग्रुप बनाया, अलग अलग टिश्यू का ग्रुप बना, अब वो कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। तो अब क्या बोलेंगे उसको? अब बोला जाएगा उसको ऑर्गन लेवल। यानी कि अब क्या बन गए हैं? ऑर्गन लेवल तक आ चुके हैं। ऑर्गन लेवल तक आ गए। ये वाला जो मिलता है, ये मिलता है प्लेटीहेल्मिन्थीज में। प्लेटीहेल्मिन्थीज में मिलता है। प्लेटीहेल्मिन्थीज क्या होते हैं? फ्लैट वर्म जो होते हैं। प्लेटीहेल्मिन्थीज के एनिमल्स में क्या मिलता है? ऑर्गन लेवल पाया जाता है। और उसके बाद प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद जो हमने सीक्वेंस कहा था, उसके बाद जितने भी आगे फाइलम आएंगे उन सब में क्या मिलते हैं? ऑर्गन सिस्टम लेवल पाया जाता है। यानी कि इन सब में सबसे कॉम्प्लेक्स, सबसे डेवलप जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है ऑर्गन सिस्टम। ठीक है ना, ऑर्गन सिस्टम है। अब ये जो ऑर्गन सिस्टम है, इसमें क्या होगा कि ऑर्गन जो है अलग अलग, वो मिलके क्या बनाते हैं? एक सिस्टम बनाएंगे। जैसे हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ने मिलके क्या बनाया? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाया। ठीक है, डाइजेस्ट सिस्टम की बात करते हैं तो हमारा क्या, माउथ से लेके एनस तक की जो ट्यूब है, और साथ में हमारी क्या है, जो ग्लैंड्स है जो हमारी डाइजेशन में हेल्प करती है, सबने मिलके क्या बनाया? डाइजेस्टिव सिस्टम बनाया। तो अलग अलग ऑर्गन मिलके जब सेम कॉमन फंक्शन के लिए परफॉर्म करेंगे, जैसे अभी हमने माउथ से लेके एनस तक की ट्यूब बोली, और साथ में लीवर, ठीक है, पेनक्रियाज, इस तरीके से सारे क्या है, फंक्शन कर रहे हैं डाइजेशन के लिए। तो एक ही सबका क्या, एक ही एम है, डाइजेशन। तो हम क्या बोलेंगे, उसको सिस्टम बोल देते हैं। तो ऑर्गन मिलके क्या बनाते हैं? सिस्टम। तो इस तरीके से जो पाया जाएगा वो उसमें। तो ये कहाँ पर पाया जाएगा? बाकी प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद में जो जितने फाइलम आएंगे उसके अंदर पाया जाएगा। ठीक है, जैसे एस्केल में, इसके प्लेटीहेल्मिन्थीज के बाद क्या आ जाए, एस्केल्मेंथीज से लेकर हायर कॉर्डेट्स तक क्या होगा, एनिमल्स तक क्या हो जाएंगे, ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा। तो ये था बेटा क्या, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो इससे आपको यहाँ सीक्वेंस फाइलम के याद करने से ये आपको हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आता है वो है कौन सा, सिमेट्री। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, समझने का है। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझिएगा क्या है। तो देखिए सिमेट्री क्या होती है कि बॉडी के अपोजिट साइड के पार्ट के अरेंजमेंट में सिमिलैरिटी होना सिमेट्री कहलाता है। ठीक है ना, जैसे मैं आपके सामने हूँ, तो मेरे जो बॉडी है, बॉडी का एक पार्ट ये रहा, इधर की साइड मान लीजिए एक ये रहा, तो इधर और इधर के बीच में क्या सिमिलैरिटी है, अगर सिमिलैरिटी है तो उसी को सिमेट्री कहलाते हैं। ठीक है ना। अब सिमेट्री में हम आज तक यही पढ़ा है कि बॉडी को दो पार्ट में इक्वली कट किया जाए तो सिमेट्री है। देखिए कट करने का जो मेन एम है, ये नहीं कि कट करके देखेंगे, कट करने का कोई महत्व नहीं है। मेन चीज़ है कट करने से हमें ये पता लग रहा है कि आइडेंटिकल है पार्ट्स या नहीं है, यानी कि बॉडी के अपोजिट पार्ट में सिमिलैरिटी है या नहीं है। अब मैं बोलता हूँ कि अगर इधर की साइड में एक हाथ आ रहा है तो इधर भी एक हाथ आ रहा है,
ठीक है ना। इधर एक की साइड एक लंग आ रहा है तो इधर भी एक लंग आ रहा है, इधर एक किडनी आ रही है तो इधर भी किडनी आ रही है। तो बॉडी के अपोजिट पार्ट में क्या पाई जा रही है, सिमिलैरिटी पाई जा रही है। और जब सिमिलैरिटी पाई जा रही है तो इसको ऐसे कट किया जाए तो इधर भी सेम और इधर भी सेम, दो टुकड़े कैसे होंगे, आइडेंटिकल होंगे। तो टुकड़े कट करने का मेन एम ये है, ठीक है। तो क्या है, अपोजिट पार्ट में क्या होना, सिमिलैरिटी पाया जाना, सिमिट्री कहलाता है। अब इसी बेस पे क्या करते हैं, बॉडी को सेंट्रल एक्सिस से टच करते हुए किसी भी एंगल से हम कट करते हैं तो वो दो या दो से अधिक पार्ट में डिवाइड हो तो हम क्या बोलेंगे, उसमें सिमिट्री होगी। तो हम बोलते हैं वो कैसा होगा भाई, वो सिमिट्रिकल। अगर वो ऑर्गेनिज्म डिवाइड हो रहा है तो हम क्या बोलेंगे कि ऑर्गेनिज्म, एनिमल कैसा है, सिमिट्रिकल है, ठीक है। और अगर डिवाइड ना हो तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलेंगे। अगर वो एनिमल कम से कम दो पार्ट में, दो बराबर पार्ट में भी डिवाइड नहीं हो रहा है तो उसको क्या बोलेंगे, एसिमेट्रिकल बोलते हैं, ठीक है। एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल में कौन आते हैं, आपके कुछ स्पंज आते हैं, ठीक है, कुछ स्पंज आते हैं, यानी कुछ पोरीफेरा के एनिमल्स आते हैं जिनकी बॉडी में कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती। बॉडी के एक से दो से मतलब दो इक्वल पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, कुछ स्पंज के अंदर ये सिमेट्री मतलब ये नहीं पाया जाता। दूसरी बात, सिमेट्री की बात करते हैं जिनमें अपोजिट पार्ट में अरेंजमेंट पाया जा रहा है, यानी कि जिनकी बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, तो सिमेट्री कहते हैं। और सिमेट्री भी आपकी क्या है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि दो टाइप की सिमेट्री पाई जा रही है, ठीक है। एक रेडियल होती है और एक बाइलेटरल होती है, एक रेडियल और एक बाइलेटरल होती है, ठीक है। तो रेडियल सिमेट्री क्या होती है, देखिए रेडियल सिमेट्री में क्या होता है कि जो एनिमल है, एनिमल मान लीजिए कि एक एनिमल इस तरीके से है, ठीक है, सेंट्रल एक्सिस ये रही इसकी, ठीक है ना। अब सेंट्रल एक्सिस ये रही तो छाते के जैसा, मान लीजिए छाता होता है, छतरी होती है, ऐसा एनिमल है जिसकी हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए ओबेलिया है, जेलीफिश है, तो इस तरीके से है। तो इसमें क्या रहता है कि बॉडी के रेडियस, मान लीजिए ये रेडियस क्या है भाई, रेडियस इस तरीके से हमने बनाई, ऐसे बना दी, ऐसे बना दी, ठीक है, ऐसे। तो रेडियस पे क्या होता है, इस तरीके से ऑर्गन पाए जाते हैं। रेडियस पे, जो रेडियई है, रेडियस पे क्या पाए जाते हैं, ऐसे ऑर्गन पाए जाते हैं रेडियस पे। आप चाहे और भी बना सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके, तो क्या पाए जा रहे हैं, रेडियस पे ऑर्गन पाए जा रहे हैं, ठीक है। अब इस तरीके से मान लीजिए रेडियस पे ऑर्गन पाए जा रहे हैं। अब अगर इसको डिवाइड किया जाए, मैं कहूँ कि इसको भाई आप ऐसे डिवाइड कर ले, ऐसे डिवाइड कर ले, ऐसे डिवाइड कर ले, ऐसे डिवाइड कर ले, तो क्या कहोगे, आप कहोगे कि इसको तो अगर जब इस तरीके से प्रेजेंट होते हैं ऑर्गन बॉडी के अंदर तो हम क्या बोलते हैं कि इसको रेडियल सिमेट्री बोलते हैं, रेडियस पर प्रेजेंट है, ठीक है, रेडियस पर प्रेजेंट है। इसी वजह से सेंट्रल एक्सिस को टच करते हुए किसी भी एंगल से जब डिवाइड करेंगे, काटेंगे, कट करेंगे बॉडी को, तो आइडेंटिकल हाल्स यानी कि आइडेंटिकल टुकड़ों में बॉडी डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। तो सिमेट्री तो है। क्या पॉइंट आया यहां पर, सेंट्रल एक्सिस को टच करते हुए मोर देन वन एंगल, मोर देन वन प्लेन, यानी कि एंगल आपका कोई भी हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ऐसे हो सकता है, लेकिन आपके जो टुकड़े होंगे बॉडी के वो इक्वल होंगे, उनमें ऑर्गन्स कैसे होंगे, आइडेंटिकल आ जाएंगे। आइडेंटिकल में तो बिल्कुल कॉपी जैसे आ जाएगा, ठीक है। तो ये रेडियल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। अब ये रेडियल सिमेट्री किस में मिलती है, ये मिलती है आपकी जैसे सिलेंट्रेट्स के अंदर, सिलेंट्रेट्स, जो सिलेंट्रेट्स हैं, जैसे अब ये बात की हमने जैसे ओबेलिया, जेलीफिश, और उसकी बात करते हैं तो एक बीच में मिलता है, ध्यान रखिएगा, वो है इकाइनोडर्मेट्स। इकाइनोडर्मेट्स जो होते हैं उनके अंदर भी, देखो बाद में आ रहा है, फिर भी इसमें क्या है, रेडियल सिमेट्री है, क्योंकि इन दोनों में हमें एक चीज़ कॉमन दिखती है। तो आप दिमाग से लगाइए कि इसके अंदर सिलेंट्रेट्स में आते हैं, जैसे ओबेलिया आ गया यानी कि जेलीफिश, हाइड्रा आ गया, ठीक है ना, इसमें स्टारफिश आ गई। तो इनकी बॉडी आप देखे जाए तो बॉडी इनकी कैसी लगती है, आपको पता है कि बॉडी इनकी या तो डिस्क जैसी होती है या तो डिस्क जैसी है, ठीक है ना। जैसे स्टारफिश की है, ये ओबेलिया की है, जेलीफिश की, तो डिस्क जैसी है, या फिर बोल सकते हैं सिलेंडर जैसी है, सिलेंडर जैसे हाइड्रा। तो हम ये मान के चलते हैं कि जिसकी बॉडी डिस्क और सिलेंडर जैसी होती है, टॉल सिलेंडर जैसी, जैसे गिलास है, गिलास है ना, गिलास, गिलास कैसे होता है, ठीक है, गिलास वो ये, तो इसको क्या करते हैं, मेन सेंटर से टच करके आप ऐसे कट कर दीजिए, ऐसे कट कर दीजिए,
तो हाइड्रा कुछ ऐसे होता है या ऐसे कट कर दीजिए, तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगी ही होगी। तो ये वाला जो सिमेट्री है वो क्या कहलाती है, रेडियल सिमेट्री कहलाती है। तो क्या चीज़ें पता लगी हमें, डिस्क या सिलेंडर जैसी होगी तभी होगा, और एक से ज़्यादा पार्ट में डिवाइड हो सकती है, ठीक है। और इस तरह के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, इस तरह के ऑर्गेनिज्म का फ्रंट और बैक पता ही नहीं चलता कौन सा है, सामने का कौन सा है। तो ये किसी भी डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, अटैक कर सकते हैं किसी पे, या अपने फूड को कैप्चर कर सकते हैं, अपने आप को बचा सकते हैं। ऐसे जैसे गिलास है, तो गिलास का कौन सा फ्रंट है और कौन सा बैक है नहीं बता सकते हैं ना, ऐसे ही इनके अंदर होता है। तो किसी भी साइड से ये अपने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था रेडियल सिमेट्री। उसके बाद में आती है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री जो है वो हायर जो एनिमल्स आएंगे वो उनके अंदर पाई जाएगी। तो बाइलेटरल सिमेट्री, बाई मतलब क्या होता है, दो, बाई मतलब क्या होते हैं, दो। तो इसमें क्या होता है कि इसमें जो ऑर्गन है वो बॉडी के अपोजिट पार्ट पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट पर, जैसे मैं हूं तो इसमें क्या होगा, सेंट्रल एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड में प्रेजेंट होंगे। जैसे मैं बोलता हूं कि मेरी सेंट्रल एक्सिस यहां से, ये नाभि है जैसे, ठीक है, तो यहां से इस एंगल से कट करेंगे ऐसे इक्वल, ठीक है, एक ही एंगल से। तो इसमें लेफ्ट और राइट, जैसे लेफ्ट में एक लंग है, राइट में एक लंग है, लेफ्ट में एक किडनी है, राइट में एक किडनी है, तो क्या होगा, पेयर्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं इसमें, पेयर्ड ऑर्गन्स पाए जाते हैं। और कहाँ पर, मेन एक्सिस के लेफ्ट और राइट साइड पर पाए जाते हैं, ठीक है ना, लेफ्ट और राइट साइड पर पाए जाते हैं। तो इसमें क्या होगा कि इसमें केवल एक एंगल से सेंट्रल एक्सिस को टच करते हुए, सिर्फ एक एंगल से, कौन सा एंगल होगा, जैसे हमारे अंदर है तो इस तरीके से ऊपर से नीचे ही कट कर सकते हो दो इक्वल पार्ट में। अगर आप ऐसे कट करेंगे तो आइडेंटिकल टुकड़े नहीं मिलेंगे, नीचे पैर आ जाएंगे, ऊपर ये आ जाएगा, पूरा पूरा तो इक्वल नहीं है। लेकिन ऐसे कट करते हो तो मैक्सिमम ऑर्गन कैसे हैं, इक्वल पार्ट में डिवाइड होते हैं, इधर भी, ठीक है ना। तो उसको क्या बोलते हैं, बाई लेटरल सिमेट्री। लेटरल में देखो, बाई मतलब दो, लेटरल मतलब क्या हो गया, साइड में, एक साइड ये इधर हो गया, एक साइड इधर हो गया, यानी कि लेफ्ट में राइट में क्या है, साइड में ऑर्गन्स मिल रहे हैं, बाइलेटरल सिमेट्री कहलाती है, ठीक है। तो ये दो सिमेट्री की बात तो किसने की है, एनसीईआरटी में की गई है। तो पाई किस में जाएगी, देखो हमने बात की कि पोरीफेरा में तो सिमेट्री नहीं पाई जा रही है, सिलेंट्रेट में रेडियल थी, और इकाइनोडर्मेट में कैसी थी, इकाइनोडर्मेट में भी रेडियल थी। बाकी मोस्टली एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री है, उनको छोड़ के जितने भी हैं सब ग्रुप में मोस्टली कैसी है, बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है। अगर इनके अलावा भी हम देखते हैं तो एक बेटा आती है स्फेरिकल सिमेट्री। स्फेरिकल सिमेट्री, तो स्फेरिकल सिमेट्री क्या होती है कि जैसे कुछ गोल स्ट्रक्चर हो, बिल्कुल गोल राउंड, जैसे एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो गोल है, स्टार्टिंग का जो फेस होता है वो गोल है, ठीक है ना। तो वहाँ पर जब उसकी सिमेट्री जब देखी जाती है तो वो कैसी होती है, स्फेरिकल। जैसे बॉल हुई ना, बॉल, तो बॉल को आप सेंटर से टच करके कहीं से भी कट करो तो इक्वल पार्ट में डिवाइड होनी है, तो ऐसे वो भी डिवाइड हो जाता है। तो किसकी है, अर्ली एम्ब्रियो, और जैसे बोलते हैं एग, जो एग होता है, ओवा होता है, उसकी सिमेट्री कैसी होती है बेटा, स्फेरिकल होती है, ठीक है। और रेडियल में भी जैसे कोई ऑर्गेनिज्म, आप एक वर्ड और देखते हो, बाइरेडियल। बाइरेडियल मतलब क्या होगा, बाइरेडियल में क्या था कि बॉडी कैसी होनी चाहिए, डिस्क या सिलेंडर जैसी, डिस्क या सिलेंडर जैसी होनी चाहिए। तो अगर डिस्क सिलेंडर जैसी है और दो ही पार्ट में, इक्वल पार्ट में डिवाइड हो रही है तो उसको बाइरेडियल बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये था हमारी सिमेट्री के बारे में। उसके बाद में हम आगे बात करेंगे जर्म लेयर्स की। देखिए लंबी हो सकती है वीडियो, लेकिन एक एक चीज़ आपकी क्लियर हो जाएगी यहाँ से, तो वीडियो के साथ में बने रहो और एक एक टर्म, एक एक शब्द आपका क्लियर होता चला जाएगा। तो अगले आ रहा है जर्म लेयर। तो जर्म लेयर क्या होती है, जब कोई ऑर्गेनिज्म, एनिमल बनना स्टार्ट होता है, जैसे मान लीजिए कि मेल और फीमेल गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ, स्पर्म और ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ आदमी के ही मान लीजिए, तो क्या बनेगा, जाइगोट। वो जाइगोट फीमेल के, औरत के गर्भ में यानी कि यूट्रस में इम्प्लांट होगा, और इम्प्लांट होते हुए क्या होता है, उनके अंदर कुछ डिवीज़न होते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि एक ओवा है और ये स्पर्म है, दोनों ने क्या किया, फर्टिलाइज हुआ, फर्टिलाइज से क्या बन गया, एक जाइगोट बन गया। क्या बन गया, जाइगोट बन गया। अभी जाइगोट में क्या होगा, डिवीज़न होंगे। 12th क्लास में आप क्या आएगा, 3rd चैप्टर में, तो इसमें डिवीज़न होंगे, सेल डिवीज़न। कैसे, स्पेशल टाइप के डिवीज़न होते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा,
क्लीवेज बोलते हैं। अभी इस पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं, बता रहा हूँ आपको अभी। क्लीवेज का मतलब होता है कि सेल डिवीज़न तो है, लेकिन इसमें ऐसा सेल डिवीज़न है कि सेल तो संख्या में बढ़ेंगी डिवाइड होने के बाद में, लेकिन उनका ओवरऑल साइज़ नहीं बढ़ेगा। यानी कि ओवरऑल साइज़ जितना है इसका, वो उतना का उतना ही रहेगा, और नंबर क्या हो जाएगा, सेल यहाँ पर इस तरीके से बढ़ती चली जाती है। यानी कि जितने सेल डिवीज़न होते चले जाएंगे उतने ही बाद में क्या होगा, सेल का साइज़ धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से एक बॉल, सॉलिड बॉल की तरह स्ट्रक्चर बनता है जिसको मोरूला बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते हैं। और बाद में एक फुटबॉल जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसमें सेल जो है किनारे की तरफ अरेंज हो जाती है। जैसे फुटबॉल होती है ना, फुटबॉल, तो फुटबॉल को अगर कट करके देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, हमें साइड में तो उसके सेल दिखाई देंगी ऐसे कवरिंग, लेकिन बीच में हमें खोखला पोर्शन दिखाई देता है। तो इस तरह का एक पोर्शन बनता है, स्ट्रक्चर बनता है, जिसको क्या बोलते हैं, ब्लास्टुला। जर्म लेयर समझ में आएगी आराम से। देखिए ब्लास्टुला बना, ये सब कहाँ बन रहा है, ये सब फीमेल बॉडी के अंदर बन रहा है फर्टिलाइजेशन के बाद। अब क्या होगा, अब फुटबॉल का ऐसा मान लीजिए जैसे फुटबॉल की हवा निकाल दी है, फुटबॉल एक तरफ से अंदर को पिचक गई है अंदर की तरफ। ठीक है, तो ऐसे ही क्या होगा, ऐसे ही यहाँ पर ये फुटबॉल की तरह ऐसे अंदर को तरफ क्या हो जाएगा, ये ऐसे मान लीजिए अंदर को धस गया है। तो ये बाकी जो सेल हैं वो इसी तरीके से हो गई इसकी। ठीक है, ये इसी तरीके से हो गई सेल इसकी। ठीक है, ऐसे इस तरीके से सेल हो गई है। तो ये जो ये बन रहा है ऐसे। अब धीरे धीरे करते करते क्या होगा, ये अंदर की तरफ चला जाएगा पूरा। धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा इस तरीके से पूरा का पूरा चला जाता है अंदर की तरफ। ठीक है, मान लीजिए ऐसे इस तरीके से चला गया। ठीक है, ये 2 लेयर इस तरीके से आ गई। ठीक है, ऐसे आ गई। और धीरे धीरे क्या होता है, बीच में एक तीसरी लेयर भी यहाँ पर धीरे धीरे बन जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम बोलते हैं कि जो बाहर की आउटर मोस्ट लेयर बनती है उसको बोलते हैं एक्टोडर्म। एक्टोडर्म। बीच वाली जो बनती है उसको बोलते हैं मीजोडर्म। उसको क्या बोलते हैं, मीजोडर्म। और अंदर वाली जो होती है उसको बोलते हैं एंडोडर्म। उसको एंडोडर्म बोलते हैं। तो ये 3 लेयर जो बन जाती है, 3 लेयर बन जाती है, तो ये 3 लेयर वाले स्ट्रक्चर को बोलते हैं गैस्ट्रुला। गैस्ट्रुला बोलते हैं। और गैस्ट्रुला में 3 लेयर बन चुकी हैं, इसीलिए इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक। क्या बोलते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, 3 लेयर पाई जा रही हैं, 3 जर्म लेयर पाई जाती है। जर्म लेयर क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इन तीनों से ही क्या होगा, एक अलग अलग ऑर्गन का विकास होगा, बनेगा। जैसे एक्टोडर्म से क्या बनेगा, हमारा नर्वस सिस्टम बनता है। इसी तरीके से अलग अलग ऑर्गन्स लेयर से हमारी बॉडी में अलग अलग ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन्स का विकास होता है इन्हीं से, इसलिए इनको जर्म लेयर बोलते हैं। तो हमारे में तीनों लेयर हैं तो हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। और जिनके अंदर क्या होता है कि 3 लेयर नहीं होती तो उसमें सिर्फ 2 होगी। अब अगर मैं बोलता हूँ कि 3 लेयर नहीं है, 2 हैं, भाई 3 आदमी हैं तो एक बीच में होगा, लेकिन पीछे वाला भी आपने हटा दिया तो बीच में कौन है, कोई भी नहीं। तो इसका मतलब बीच वाली लेयर आप नहीं गिनेंगे। तो क्या हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ एक्टो और एंडोडर्म हो जाएगी। बीच में क्या रहता है, बीच में कुछ भी नहीं रहेगा। बीच में क्या रह जाता है, बीच में नॉन सेलुलर मीजोग्लिया आ जाती है, नॉन सेलुलर पार्ट आ जाता है। ठीक है, बीच में कोई सेलुलर लेयर नहीं होती। तो ऐसा स्ट्रक्चर अगर 2 लेयर होती है, सिर्फ 2 लेयर होती है, तो उसको क्या बोलते हैं, डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लोब्लास्टिक उसको कहा जाता है। तो ये थे आपके जर्म लेयर, ट्रिप्लोब्लास्टिक और डिप्लोब्लास्टिक। अब इन्हीं के अगर एग्जाम्पल की बात करें तो डिप्लोब्लास्टिक जो होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करें तो सिंपल होंगे। इसमें आपके एग्जाम्पल बात करते हैं तो पोरीफेरा है, यानी कि स्पंज है, सिलेंट्रेटा है। ठीक है, सिलेंट्रेटा है, ये क्या है, ये डिप्लोब्लास्टिक है। और ट्रिप्लोब्लास्टिक की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस से लेकर कहाँ तक, कोर्डेटा तक। जितने भी ग्रुप हैं वो सब कैसे हैं, वो सब ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 लेयर वाले हैं। तो ध्यान रखिएगा, जब तीसरी लेयर नहीं होती तो एक्टो और एंडोडर्म के बीच में नॉन सेलुलर क्या होती है, नॉन सेलुलर, यानी कि कोई सेल वाली लेयर नहीं होती, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होती है। मीजोग्लिया होती है, जैसे मान लीजिए मोम की तरह है, इस तरीके से बीच में होती है। तो इनको क्या बोलते हैं, हम जर्म लेयर बोलते हैं, क्योंकि इन्हीं से पूरे पूरे ऑर्गन्स का हमारा डेवलपमेंट होता है। तो ये थी आपकी जर्म लेयर्स। अब बात करते हैं सिलोम की। तो अगला टॉपिक इसमें आ रहा है सिलोम। सिलोम के लिए वर्ड क्या यूज़ करते हैं, बॉडी कैविटी भी वर्ड यूज़
करते हैं। ठीक है, अब इस बच्चे क्या सोच लेते हैं कि जैसे बॉडी कैविटी समझ लेते हैं सिलोम, कि जो जहाँ पर हम खाना खाते हैं जो ट्यूब अंदर की तरफ जा रही है, ये इसको सिलोम सोच लेते हैं बॉडी कैविटी, लेकिन ये नहीं है। कैसे समझ सकते हैं इसको? देखिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। तो इसमें मान लीजिए कि एक पेन है, मान लीजिए ऐसे पेन है, तो पेन को आप अपनी बॉडी मानिए ऐसे। ठीक है, अब पेन के अंदर हम क्या देखते हैं कि पेन के अंदर हम देखते हैं कि एक रिफिल पाया जाता है पेन में। ठीक है, ऐसे रिफिल है, एक पेन में क्या है, रिफिल ऐसे। ठीक, अब इस पेन को आप पूरी बॉडी मानिए और ये जो रिफिल है इसमें ये माउथ से लेकर एनस तक की ट्यूब यानी कि एलिमेंट्री कैनाल मानिए इसको। अब ये जो एलिमेंट्री कैनाल इस पेन के अंदर ऐसे पड़ी हुई है, ठीक है ना, तो जिस स्पेस में ये एलिमेंट्री कैनाल पेन के जिस स्पेस में पड़ी हुई है वो वाला स्पेस है सिलोम, वो वाला स्पेस है बॉडी कैविटी। ठीक है ना, तो हम ये बोल सकते हैं, लेकिन इसके लिए भी कंडीशन है। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं, अभी हमने बोला कि जैसे पेन हमने बनाया ऐसे, बीच में क्या है, रिफिल है ऐसे, ऐसे हमने पेन बनाया। ठीक है ना, और बीच में क्या हमने देखा भाई, ऐसे रिफिल था। ठीक है, ये रिफिल था, तो बीच का जो ये स्पेस है ये वाला, यही क्या है, बॉडी कैविटी। लेकिन इसके लिए कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि घिरा हुआ होना चाहिए, लाइंड बाय मीजोडर्म, मीजोडर्म से घिरा हुआ होना चाहिए, तभी उसको ट्रू सिलोम कहा जाएगा, अदरवाइज वो सिलोम नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो सिलोम क्या होती है, ट्रू बॉडी कैविटी होती है। अब बॉडी कैविटी होना बात अलग है, लेकिन ट्रू बॉडी कैविटी का मतलब सिलोम है। ठीक है, अब इसी को जैसे आपके सामने ये है, अब इसी वाले पोर्शन को जो ये कट किया हुआ है, इसी को अगर आपके सामने ऐसे बनाया जाए ऊपर से देख के, तो सामने से आपको क्या दिखाई दे रहा है, ऐसे। तो ये तो आपको ये वाली पेन की बॉडी दिखाई दी, यानी कि ये वाली तो आपको क्या दिखाई दी, ये तो आपको बॉडी वॉल दिखाई दी, ऐसे सेलुलर है। ठीक है ना, ऐसे है ये वाली, तो ये तो हुई आपकी बॉडी वॉल, जैसे एक्टोडर्म की बात की हमने। ठीक है, अंदर वाला जो रिफिल वाली है जिसके अंदर इंक भरी हुई है, मान लीजिए वो रही ये यहाँ पर। ठीक है, ये रही यहाँ पर ये, तो ये हो गई एंडोडर्म हो गई। ठीक है, अब अगर सिर्फ 2 ही लेयर हैं तो ऑर्गेनिज्म कैसा बताया था, डिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर वाला है। तो तीसरी लेयर अगर नहीं है, मीजोडर्म नहीं है, तो वहाँ पर क्या, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं बनेगी। इसका मतलब एक चीज़ क्लियर है कि जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे जिनमें मीजोडर्म नहीं है, क्योंकि बॉडी कैविटी के लिए क्या होना चाहिए, मीजोडर्म से बनी हुई कैविटी या फिर मीजोडर्म से घिरी हुई कैविटी होगी, तभी इसको सिलोम कहेंगे। लेकिन डिप्लोब्लास्टिक में तो मीजोडर्म होती ही नहीं है ना, तो इसका मतलब जो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल होंगे उनके अंदर सिलोम नहीं पाया जाएगा, ट्रू सिलोम नहीं पाया जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या मिलता है, यहाँ पर इस तरीके से देखते हैं तो बीच में एक्टो और एंडोडर्म के बीच में क्या रहता है, कोई बॉडी कैविटी ना होके यहाँ पर नॉन सेलुलर क्या होती है, नॉन सेलुलर मीजोग्लिया होती, जैसे बीच में मोम भर दिया है इसके, मीजोग्लिया होती है। ठीक है ना, और जब हम बात करते हैं एक सिलोम की, तब उसमें क्या होता है, तब उसके अंदर हम देखते हैं कि यहाँ पर अंदर की साइड में इन एक्टो और एंडोडर्म के बीच में क्या बनती है, एक तीसरी लेयर आ जाती है। क्या आ जाती है, मान लीजिए अब इसको, इस पूरी लेयर को ही मैं मिटा नहीं रहा हूँ, अब मान लीजिए खाली जगह का जो एरिया है ये वाला, इसी को आप मान लीजिए क्या, मीजोडर्म है। क्या है बेटा, ये मान लीजिए मीजोडर्म है। ठीक है, अब मीजोडर्म है तो यहाँ पर इसके बीच में अगर कैविटी बने, भाई ये पूरी मान लीजिए ये क्या है, मीजोडर्म है, और अगर इसके बीच में कैविटी बनेगी, जैसे हमने पेन के रिफिल की बात की थी, और चारों तरफ से क्या होना चाहिए, मीजोडर्म से घिरा हुआ होना चाहिए, यानी कि इसके बीचों बीच अगर कैविटी बने, कैविटी बीचों बीच, मीजोडर्म के बीचों बीच बने, मान लीजिए यहाँ पर हमने ऐसे एक कैविटी बना दी ऐसे। ठीक है ना, तो ये कैविटी कहाँ बनी है, इधर भी मीजोडर्म है, इधर भी मीजोडर्म है, यानी कि चारों तरफ से ये कैविटी जो खोखलापन है, ये कैविटी किससे घिरी है, मीजोडर्म से घिरी है। तो मीजोडर्म से घिरी हुई कैविटी को क्या बोलते हैं, सिलोम कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलोम कहते हैं। अभी बच रहा है सिलोम बहुत, अभी और समझना है अच्छे से। ठीक है, बने रहिए। तो इसको क्या बोलते हैं, सिलोम कहते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि सिलोम जो है वो बॉडी कैविटी से घिरा हुआ होना, मतलब मीजोडर्म से घिरा हुआ होनी चाहिए कैविटी।
और ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, 3 लेयर होंगे, मेसोडर्म होगी, तभी सिलोम कहा जाएगा, अदरवाइज नहीं कहा जाएगा। ठीक है, तो इस बॉडी कैविटी के आधार पर ही हम बोलते हैं तो ऑर्गेनिज्म 3 टाइप के हैं। एसिलोमेट यानी कि जिनके अंदर बॉडी कैविटी, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, इसका मतलब कुछ कैविटी पाई जा सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर हम नॉर्मली हम बात करते हैं किसकी, जैसे प्लेटीहेल्मिन्थेस की, प्लेटीहेल्मिन्थेस की हम बात करते हैं, यानी कि इसके अंदर कोई बॉडी कैविटी नहीं पाई जाती, कैसी भी नहीं पाई जाती, इसके अंदर ही फ्लैट वॉर्म है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं, जैसे हम बोलते हैं कि पोरीफेरा है, स्पंज है, ठीक है, सिलेंट्रेटा है, जैसे हाइड्रा है, सिलेंट्रेटा है, ठीक है, इनके अंदर बॉडी कैविटी पाई जाती है, बॉडी कैविटी पाई जाती है। लेकिन ये कैसे हैं, ये दोनों के दोनों डिप्लोब्लास्टिक है। ये कैसे हैं, डिप्लोब्लास्टिक है। और डिप्लोब्लास्टिक में क्या नहीं होती, मेसोडर्म नहीं होती, यानी कि इनकी बॉडी कैविटी तो है लेकिन वो ट्रू बॉडी कैविटी सिलोम नहीं कही जाएगी। यहाँ पर हम आगे पढ़ेंगे जब, तो इसकी पोरीफेरा की बॉडी कैविटी को स्पॉन्जोसील, स्पंज की सील कैविटी, और सिलेंट्रेटा की सिलेंट्रोन कही जाती है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं, तो एसिलोमेट हुई जिनमें नहीं पाई जाती, तो इनको भी आप क्या कंसीडर कर सकते हो, इन तीनों को आप एसिलोमेट कंसीडर कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं कि आते हैं आपके सीडोसिलोमेट। सीडोसिलोमेट यानी कि बीच वाले, जिनके अंदर, सीडो का मतलब क्या होता है, सीडो का मतलब होता है फॉल्स, जिनके अंदर फॉल्स बॉडी कैविटी पाए जाए। अभी हमने क्या बोला कि जैसे एक लेयर कैसी है भाई, ये लेयर आउटर मोस्ट कैसी हो गई, ये हो गई एक्टोडर्म। कौन सी हो गई, ये हो गई एक्टोडर्म। ठीक है, एक्टोडर्म हो गई। बी अंदर वाली कौन सी हो गई, अंदर वाली हो गई ये एंडोडर्म हो गई। और बीच में कौन सी है, बीच में मान लीजिए यहाँ पर बीच में मेसोडर्म है। तो मेसोडर्म क्या है, मेसोडर्म कैसी है, मेसोडर्म कंटिन्यूअस ना होकर टुकड़ों की फॉर्म में है। मान लीजिए जो मेसोडर्म की जो लेयर थी यहाँ पर, वो हमने क्या है, वो टुकड़ों की लेयर में। मान लीजिए कि मेसोडर्म का एक टुकड़ा मान लीजिए इधर है, यहाँ पर ये मेसोडर्म है ऐसे, एक टुकड़ा मेसोडर्म का ऐसे है, एक मेसोडर्म का टुकड़ा ऐसे है, एक मेसोडर्म का टुकड़ा ऐसे है, एक ऐसे है। इस तरीके से क्या है, मेसोडर्म क्या है, स्कैटर्ड पाउच की फॉर्म में कैसे पाई जा रही है, छोटे छोटे पाउचेस की फॉर्म में पाई जा रही है मेसोडर्म। तो ये वाला जो स्पेस है, ये इधर से मेसोडर्म से, इधर से मेसोडर्म है, लेकिन कहीं कहीं पर ये एंडोडर्म आ गई, कहीं पे ये एक्टोडर्म आ गई, कहीं पे एंडोडर्म आ गई। तो ये मेसोडर्म तो है, तो कहीं कहीं से तो मेसोडर्म से घिरा हुआ है, लेकिन कंप्लीटली मेसोडर्म से नहीं घिरा हुआ है। कुछ कुछ एरिया से ये एक्टो और एंडोडर्म से भी घिरा हुआ है। तो ऐसी कैविटी जहाँ पर मेसोडर्म तो है, यानी कि वो ट्रिप्लोब्लास्टिक तो है, लेकिन फिर भी उनके अंदर पूरा का पूरा बॉडी कैविटी ट्रूली हर चारों तरफ से मेसोडर्म से घिरी हुई नहीं है। क्योंकि मेन कंडीशन याद रखिएगा, मेसोडर्म से घिरी होगी तभी उसको ट्रू सिलोम कहेंगे, अदरवाइज नहीं कहेंगे। ठीक है, तो इस तरह के किस्में पाई जाती है। इस तरह की जो एग्जाम्पल है याद रखिएगा, बहुत बार क्वेश्चन आया कि सीडोसिलोमेट कौन से एनिमल के ग्रुप को बोलते हैं, तो कौन से हैं, एस्केलमिन्थीज। एस्केलमिन्थीज के जो ऑर्गेनिज्म हैं वो कैसे होते हैं, वो सीडोसिलोमेट होते हैं। बहुत बार ये क्वेश्चन आ चुका है नीट के अंदर, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, कई बार आ चुका है। अब यहाँ से आप एक चीज़ ये भी याद रख सकते हैं, देखो सिलोमेट के लिए, कि एस्केलमिन्थीज है, एस्केलमिन्थीज से पहले जितने भी ऑर्गेनिज्म देखिए, पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लेटीहेल्मिन्थीज, ये सब क्या है, ये एसिलोमेट है, ट्रू बॉडी कैविटी नहीं है। प्लेटीहेल्मिन्थीज बीच का आया, सीडोसिलोमेट है, और इसके बाद जितने भी आएंगे कोर्डेटा तक, वो सब कैसे हो जाएंगे, वो सब सिलोमेट हो जाएंगे, ट्रू बॉडी कैविटी होगी। तो ऐसे याद रखिए, एस्केलमिन्थीज से पहले एसिलोमेट, एस्केलमिन्थीज के बाद में सिलोमेट, ऐसे याद करिए इसको। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं, लास्ट जो पढ़ते हैं, लास्ट कौन सी आएगी, लास्ट आते हैं सिलोमेट। लास्ट आते हैं सिलोमेट्स आते हैं। सिलोमेट्स का मतलब क्या हो गया, सिलोमेट मतलब जिनके अंदर ट्रू बॉडी कैविटी पाई जाएगी, यानी कि ऐसी बॉडी कैविटी जिनके जो मेसोडर्म से घिरी हुई होगी, यानी कि ये कैसी होगी, बॉडी कैविटी लाइंड बाय
मीजोडर्म, मीजोडर्म से घिरी हुई होगी, तभी उसको क्या बोलेंगे, सिलोम बोलेंगे। और ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें पाई जाती है उनको सिलोमेट्स कहते हैं। कौन से आएंगे भाई, एस्केलमेंथीज के बाद में जितने भी हैं, जैसे एस्केलमेंथीज के बाद में कौन आते हैं, एनिलिडा आते हैं, अर्थवोम वाला। तो अर्थवोम यानी कि एनिलिडा से लेके कोर्डेटा तक कितने हैं, सब सिलोमेट्स हैं। अब यहाँ पर आगे जब आप पढ़ते हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे या फिर कुछ और जैसे कुछ बुक्स आप पढ़ते हो, तो सिलोमेट के अंदर ही कुछ वेरिएशन, कुछ टाइप्स आते हैं। यानी कि जो सिलोम होता है, जो सिलोम है ट्रू सिलोम, ठीक है, जो ट्रू सिलोम है, और ट्रू सिलोम वाले जो एनिमल है उनको क्या बोलते हैं, उनको सिलोमेट्स बोलते हैं। सिलोमेट्स बोल लीजिए या फिर यू सिलोमेट्स बोल दीजिए, यू मतलब ट्रू। तो ये सिलोम है बेटा, ये ट्रू सिलोम भी दो टाइप से बन सकता है। एक तो यानी कि ये जो ट्रू सिलोम है ये दो तरह का हो सकता है, साइजोसील, और एक होता है एंटेरोसील, एंटेरोसील। तो इसको याद रखिएगा। अब साइजोसील क्या है, अब ध्यान रखिएगा, देखो ध्यान से समझा रहा हूँ, आराम से बिल्कुल। ये क्या थी हमारी, ये थी हमारी एक्टोडर्म, ठीक है, ये मान लीजिए ये क्या है हमारी, ये एक्टोडर्म है। और अंदर वाली ये क्या थी हमारी, ये है हमारी, ये इंटेस्टाइन वाली, ये अंदर यहाँ खाना जाता है, ये क्या है हमारी, ये एंडोडर्म है। और ये क्या है, ये एक्टोडर्म है, ठीक है। इसके बीच में हम क्या बना देते हैं, ये ग्रीन कलर ले लेते हैं अभी। ये क्या बना दी हमने, मान लीजिए ये क्या बन गई, यहाँ से ये मीजोडर्म बन गई। ये बीच वाली कौन सी होगी, मान लीजिए ये मीजोडर्म हो गई, ठीक है। अब इसी से जब साइजोसील की बात कर रहे हैं तो ये कैसे बनेगी, तो देखिए यहाँ पर क्या होता है कि जो मीजोडर्म है वो दो पार्ट में स्प्लिट हो जाती है। ये एक्टोडर्म है, ये एक्टोडर्म है, और अंदर वाली क्या है, ये एंडोडर्म है। तो ये जो बीच वाली जो मीजोडर्म थी ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। तो आधा पार्ट जो रहता है इसका, जो आधा पार्ट रहता है वो तो एक्टोडर्म से चिपक जाता है, बीच में से फट गई, ये बीच में से ऐसे दरार आई मान लीजिए और ये फट गई। फट गई तो फटने से क्या हुआ, आधा जो मीजोडर्म की फटी हुई लेयर है वो आधी तो कहाँ चिपक गई, आधी तो चिपक गई एक्टोडर्म पे, और आधी कहाँ पर चिपक गई, आधी कहाँ पर चिपक गई, एंडोडर्म पे चिपक गई, ठीक है। इस तरीके से चिपक गई ऐसे। तो बीच में क्या हुआ, बीच में बेटा ये स्पेस बचा, ये वाला स्पेस बचा, यही क्या है, ट्रू सिलोम है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं तीनों लेयर है, एक्टो मीजो एंडो, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। दूसरी बात क्या है कि ये जो पूरी कैविटी है ये इधर से भी मीजोडर्म से घिरी हुई है और इधर से भी मीजोडर्म से घिरी हुई है। तो इस तरह की जो बॉडी कैविटी है उसको बोलते हैं ट्रू सिलोम, और कैसे टाइप की है, साइजोसील है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं, देखिए ये जो एक्टोडर्म है ये क्या बनाएगी, आगे चल के बॉडी वॉल बनाएगी, बॉडी वॉल बनाएगी। और ये वाली जो अंदर की एंडोडर्म है ये क्या बनाएगी भाई, ये आगे चल के इंटेस्टाइन ही तो बनाएगी, इंटेस्टाइनल वॉल ही तो बनाएगी। इंटेस्टाइनल मतलब, इंटेस्टाइनल वॉल मतलब ये एलिमेंट्री कैनाल बना देगी, या फिर बोल सकते हैं इसको गट वॉल बना देगी। क्या है, गट वॉल बनाती है, ठीक है। और ये वाली जो एक्टोडर्म है, एक्टोडर्म क्या बनाती है बाद में चल के, ये बॉडी वॉल बनती है, इससे बॉडी वॉल बनती है हमारी, ठीक है ना, ये बनती है पूरी पूरी। तो हम ये बोल रहे हैं कि जो आधी लेयर जो मीजोडर्म की इसके साथ चिपकी है, किसके साथ, एक्टोडर्म के साथ जो चिपकी है, ठीक है ना, ये वाला पूरा पूरा ये इसके साथ चिपक गई है। जो मीजोडर्म का वो लेयर जो फटने के बाद में एक्टोडर्म के साथ चिपका है उसको क्या बोलते हैं, उसको सोमैटिक मीजोडर्म बोलते हैं, सोमैटिक मीजोडर्म बोलते हैं। और जो एंडोडर्म यानी कि गट वॉल यानी कि इंटेस्टाइनल वॉल के साथ में जो मीजोडर्म चिपकी है उसको क्या बोलते हैं, उसको स्प्लैंक्निक, उसको स्प्लैंक्निक मीजोडर्म कहते हैं, ठीक है। खैर ये एक्स्ट्रा में बताया मैंने, याद रहे तो ठीक, नहीं तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। इन दोनों के बीच में यानी कि सोमैटिक और स्प्लैंक्निक मीजोडर्म का जो स्पेस है बीच में वो है ट्रू सिलोम, जो चारों तरफ से मीजोडर्म से घिरा हुआ है, उसी को साइजोसील कहते हैं, ठीक है। तो ये तो साइजोसील की बात हुई। अब बात करते हैं एंटेरोसील की, कि एंटेरोसील क्या है। तो देखिए एंटेरो का मतलब ही क्या होता है, एंटेरो का मतलब ही होता है गट, ठीक है। एंटेरो का मतलब क्या होता है, गट से आया। गट मतलब जो हमारी इंटेस्टाइनल या एलिमेंट्री कैनाल की जो वॉल थी। तो देखिए हमने क्या किया कि ये पहले लेयर बनाई, ये कौन सी थी, आउटर मोस्ट कौन सी थी, ये थी एक्टोडर्म, ये थी एक्टोडर्म। अंदर वाली कौन सी थी, एंडोडर्म, ठीक है। गट वाली वॉल है इंटेस्टाइन की, ये कैसी है, ये गट वॉल है हमारी,
गट वॉल है, यानी कि जो एंडोडर्म से बनी है। किससे बनी है भाई? एंडोडर्म से। इसी को आप एलिमेंट्री या फिर इंटेस्टाइनल वॉल बोल सकते हो, कि इंटेस्टाइन के लिए गट भी वर्ड यूज़ करते हैं। ये क्या है? एक्टो है, एक्टोडर्म है, जिससे कि क्या बनेगी? बॉडी वॉल बनेगी हमारी, ठीक है। और बीच में क्या है? बीच में हमारी क्या है? ये बीच में ऐसे मीजोडर्म है। एंटेरोसील की बात कर रहे हैं हम। ये बीच में क्या है? ये बीच में मान लीजिए मीजोडर्म है, ठीक है। अब होगा क्या कि यहाँ से जो गट वॉल है, गट वॉल से क्या होते हैं? पाउच बनते हैं। इस तरीके से क्या होते हैं? पाउच की फॉर्म में इस तरीके से ये कैविटी कहाँ? ये कैविटी इस तरीके से ये इस मीजोडर्म के बीच में आ जाती है, और कुछ टाइम के बाद में ये डेवलप होके पूरी इससे अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में ये कैविटी पूरी यहाँ पर डेवलप होने लगती है। ऐसे पूरी डेवलप हो जाएगी। तो ये कैविटी जो अब बनी, ये भी चारों तरफ से किससे घिरी हुई है? मीजोडर्म के अंदर आई है और मीजोडर्म से घिरी है। और साथ में हम बोल रहे हैं, साथ में क्या बोल रहे हैं कि किससे बनी है? ये बनी है गट वॉल से बनी है। और गट वॉल के लिए क्या वर्ड यूज होता है? एंटेरो। तो यानी कि एंटेरो, गट वॉल से बनी हुई, गट वॉल से पाउच की फॉर्म में बनी हुई जो बॉडी कैविटी होती है, उसको क्या बोलते हैं? एंटेरोसील। ये भी एक किसका एग्जाम्पल है? ट्रू सिलोम का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं वो किस फाइलम के हैं? इसमें आ जाएगा एनिलिडा, 3 आएंगे इसमें, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड मोलस्का, ठीक है। और जो एंटेरोसील है इसमें कौन से आएंगे? आपके इकाइनोडर्मेटा, जिसमें स्टारफिश आती है, इकाइनोडर्मेटा एंड कोर्डेटा। ये किसके अंदर आते हैं भाई? ये आते हैं एंटेरोसील। तो इनकी एग्जाम्पल है। तो साइजोसील या एंटेरोसील में अब आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन होता तब भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं आपका रिप्लाई जरूर दूंगा। तो आगे हम बात कर रहे हैं सेगमेंटेशन की। तो सेगमेंटेशन क्या है? कुछ एनिमल ऐसे होते हैं कि जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। इस तरीके से सेगमेंट में डिवाइड रहती है। ये सेगमेंट अगर देखें तो ये एक्सटर्नली और इंटरनली दोनों तरीके से है, यानी कि बाहर से भी हमें टुकड़ों में दिखाई देगी, और ये सेगमेंट अंदर तक, यानी कि कैसे डिवाइड है? एक्सटर्नली एंड इंटरनली ये सेगमेंट्स में डिवाइड है, ठीक है। लेकिन ये सेगमेंट एक दूसरे कैसे होते हैं? आइडेंटिकल, एक जैसे होते हैं। जैसा ये टुकड़ा है जिसके अंदर जो चीज़ है वही अगले के पास में है। तो इस तरह के सेगमेंट होना क्या कहलाता है? सेगमेंटेशन, या फिर मेटामेरिज्म कहलाता है। मेटामेरिज्म कहलाता है। और ये टुकड़ों में जो डिवाइड होती है, इन सेगमेंट्स को क्या बोलते हैं? इन सेगमेंट को मेटामेरिक सेगमेंट्स कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर जो एग्जाम्पल आते हैं वो आते हैं एनिलिडा, अर्थवॉर्म की बॉडी आपने देखी है, ऐसे सेगमेंट में डिवाइड रहती है। आर्थ्रोपोडा, ठीक है, कीड़े मकोड़ों की देखते हो कि बॉडी डिवाइड दिखाई देती है आपको। एंड कोर्डेटा, इनकी क्या है? बॉडी सेगमेंट्स में डिवाइड रहती है। अब इसी तरीके से कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे दिखाई देते हैं जिनकी बॉडी सेगमेंट्स में तो डिवाइड है, लेकिन इनको ट्रू सेगमेंट नहीं बोलते। क्यों बोलते? देखो, जब भी याद रखिएगा, सेगमेंटेशन, मेटामेरिक सेगमेंटेशन उसी को बोलते हैं कि जब एक टुकड़ा है, इससे डिवाइड होकर पीछे की तरफ बनेगा, इससे डिवाइड होकर फिर पीछे की तरफ बनेगा, इससे डिवाइड होकर पीछे की तरफ बनेगा। तो यानी कि पिछला टुकड़ा इस तरीके से डिवाइड करेगा तो आगे से पीछे की तरफ बनेगा, तो वो होता है ट्रू सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म। और जब जैसे हम टेप वॉर्म की बात करते हैं, टेप वॉर्म किसके अंदर है? फ्लैट वॉर्म प्लेटीहेल्मिन्थीज के अंदर है। प्लेटीहेल्मिन्थीज के सभी ऑर्गेनिज्म कैसे हैं? अनसेगमेंटेड है, सेगमेंट में डिवाइड नहीं है। लेकिन उसका एक एनिमल टेप वॉर्म कैसा है? ये क्या है? सेगमेंटेड होता है, लेकिन ट्रू नहीं है। इसमें क्या रहता है? मान लीजिए हेड है, तो इसका जो हेड होता है, हेड से नेक वाला जो पोर्शन है, यहाँ से ये जो मान लीजिए बॉडी है, इसकी ऐसे बॉडी है ऐसे, तो यहाँ से नीचे के सेगमेंट डिवाइड नहीं करते। जैसे ट्रू सेगमेंट में इसमें नीचे की तरफ बॉडी डिवाइड करती है, इसमें सेगमेंट तो डिवाइड करते हैं, इस तरह सेगमेंट बनते हैं। लेकिन यहाँ पर जो गर्दन है, गर्दन के पास से जो बॉडी है इस तरीके से आगे डिवाइड करेगी, इसके अगले वाला डिवाइड करेगा, ये पीछे हो जाएगा। कुछ इस तरीके से मान सकते हैं, जैसे एक लाइन लगी हुई है, लड़कों की लाइन लगी हुई है, उसमें ट्रू सेगमेंटेशन मान सकते हैं कि हर एक आदमी क्या कर रहा है? पीछे आके जुड़ रहा है, ऐसे पीछे आके खड़ा हुआ लाइन में, तो वो तो ट्रू सेगमेंटेशन है। लेकिन एक लाइन ऐसी है जिसके अंदर एक लड़के खड़े हुए हैं, उसमें एक बंदा आता है, वो अगले
बीच में आके लाइन में घुस जाता है और जो बीच बाकी जो आदमी थे वो पीछे हो जाते हैं। फिर एक आता है ऐसे, फिर वो बाकी वाले आदमी पीछे हो जाते हैं, फिर एक आता है बाकी पीछे हो जाते हैं। तो यहाँ पर सेगमेंट इस तरीके से डिवाइड होते हैं और ये पीछे की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। तो इस तरीके से आप समझते हैं सकते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं, ये सेगमेंट तो है लेकिन इनको क्या बोलते हैं, नॉन मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो सेगमेंट के बेसिस पर है, सेगमेंट के बेसिस पर हम एनिमल्स को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गई अनसेगमेंटेड, जिनकी बॉडी सेगमेंट में डिवाइड है ही नहीं, जैसे कि पोरीफेरा, सिलेंट्रेटा और हो गए आपके राउंड वॉर्म जैसे एस्केलमेंथीज, ठीक है, एस्केरिस वगैरह। उसके बाद में बोलते हैं हम नॉन मेटामेरिक हो गए, नॉन मेटामेरिक यानी कि स्यूडो मेटामेरिज्म बोल सकते हो उसको। ठीक है, जिनके अंदर आगे अभी बताया था लड़के बार बार आगे जा रहे हैं बीच में लाइन पीछे आती जा रही है। तो ये किसके अंदर पाई जाती है, टैप वॉर्म के अंदर पाई जाती है। ये झूठे वाली है, स्यूडो मेटामेरिज्म है। उसके बाद में लास्ट आती है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। ठीक है, मेटामेरिज्म जो पाई जाती है ये किसके अंदर पाई जाती है, एनीलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कोर्डेटा, इनके अंदर ट्रू सेगमेंटेशन पाई जाती है। यानी कि जैसे लाइन में लड़के एक के पीछे लास्ट में पीछे ऐड होते जा रहे हैं, तो पीछे से बढ़ रही है लाइन, ना कि बीच में खड़े होके आगे वाले पीछे आते जा रहे हैं, ऐसे नहीं है। तो ये इनके अंदर पाई जाती है। तो ये बात हुई हमारी सेगमेंटेशन की हुई। उसके बाद में नेक्स्ट आती है जो कैटेगरी है नोटोकोड। तो नोटोकोड क्या होती है, देखो नोटोकोड एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कोर्डेट जो एनिमल्स होते हैं उनके एम्ब्रियो यानी कि डेवलपमेंट की अर्ली स्टेज में ज़रूर पाया जाती है। ठीक है ना, ये हमारे अंदर या फिर जिन एनिमल के अंदर ये वर्टिबल कॉलम का रूप ले लेती है यानी कि रीढ़ की हड्डी का रूप ले लेती है, उनको हम वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, तो हम क्या बोलते हैं, नोटोकोड। तो नोटोकोड से हम बोलते हैं नोटोन और कोड। ठीक है, नोटोन का मतलब क्या होता है बेटा, बैक साइड यानी कि पिछली तरफ। जैसे हमारे ये इधर कमर की तरफ एक रोड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, नोटोकोड बोलते हैं। जिन एनिमल जैसे हमारे अंदर है, गाय भैंस हैं, मछलियां हैं, सांप हैं, इनके अंदर ये नोटोकोड थोड़ी सी हार्ड होकर थोड़ी और डेवलप होकर रीढ़ की हड्डी यानी कि वर्टिबल कॉलम वर्टिब्री में कन्वर्ट हो जाती है, और जिनके अंदर हो जाती है उनको क्या बोलते हैं, वर्टिब्रेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, ऐसे ही अगर हम पूरे एनिमल को नोटोकोड के प्रेजेंस के बेसिस पर पूरे एनिमल किंगडम को 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक कोर्डेट और एक नॉन कोर्डेट। यानी कि पोरीफेरा से लेके हेमिकोर्डेटा तक, पहले काइनोडर्मेटा तक करते थे, अब हेमिकोर्डेटा तक। पोरीफेरा से हेमिकोर्डेटा तक क्या है, सब नॉन कोर्डेट्स हैं जिनके अंदर नोटोकोड नहीं पाई जाती है, और कोर्डेटा के अंदर क्या है, नोटोकोड पाई जाती है। और कोर्डेटा भी 2 टाइप के हो जाते हैं, जिनके अंदर वर्टिबल कॉलम हो जाती है यानी कि वर्टिब्रेट्स, और जिनमें नहीं होती वो इनवर्टिब्रेट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम क्या बोलते हैं, नोटोकोड कैसा है, एम्ब्रियोनिक उसमें पाया जाने वाला एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, जो बैक साइड पर पाया जाता है, डोर्सल साइड पर पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं हम, नोटोकोड बोलते हैं। इसी की वजह से कोर्डेट और नॉन कोर्डेट को क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, उसके बाद में डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात करते हैं। तो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जो होते हैं, इसमें हम ये बोलते हैं कि कंप्लीट या इनकम्प्लीट। तो आपको आगे लिखा मिलेगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते। इनकम्प्लीट और इनकम्प्लीट, कंप्लीट और इनकम्प्लीट के बारे में आएगा। तो कंप्लीट वो होता है कि ऐसा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट जिसमें खाने के लिए और एक्सक्रीटा बाहर निकालने के लिए 2 ओपनिंग होंगी, यानी कि जिसके अंदर क्या होती है, 2 ओपनिंग्स होती हैं, 2 ओपनिंग्स होती हैं। ठीक है ना, वन फॉर इंजेशन, जैसे हम किससे करते हैं, माउथ से करते हैं, और एक होती है वन फॉर ईजेशन यानी कि एक्सक्रीशन के लिए करते, जैसे कि एनस। इस तरीके से अगर होंगी तो बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और अगर नहीं होती तो हम बोलते हैं कि एक ही ओनली 1 ओपनिंग होती है। किसके लिए, दोनों, ईजेशन और इंजेशन दोनों के लिए, यानी कि फॉर बोथ दी
पर्पसेस, दोनों काम के लिए सिर्फ एक को ओपनिंग होती है। जैसे सेलेंट्रेटा की बात करते हैं तो इसमें क्या है, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट पाया जाता है, और जैसे हमारे अंदर है तो कंप्लीट पाया जाता है। उसके बाद में हम सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो सर्कुलेटरी सिस्टम में आप पढ़ेंगे ओपन और क्लोज्ड, ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसके अंदर ब्लड आर्टरीज और वेन्स के अंदर यानी कि ट्यूब के अंदर ना बहे, सीधा बॉडी कैविटी के अंदर ही रहे, उसको बोलते हैं हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम। जैसे कि कॉकरोच के अंदर पाया जाता है, कॉकरोच के अंदर पाया जाता है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा के अंदर आएंगे। क्लोज्ड में क्या रहता है, जिसके अंदर ब्लड आर्टरीज और वेन्स एक ट्यूब के अंदर बहता है, उसको क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। जैसे कि हमारे ह्यूमन के अंदर, ठीक है, जैसे हम पूरे कोर्डेट की बात करते हैं तो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है ना। तो इस बेस पे करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमने जो सिलोम पढ़ा था, सिलोम में एक कैटेगरी और हम पढ़ सकते हैं, हीमोसील, हीमोसील पढ़ सकते हैं। ये क्या है कि जो बॉडी कैविटी है, हमने बॉडी कैविटी कैसे पढ़ा था, हमने पेन का एग्जाम्पल लिया था, ठीक है ना। तो पेन की जो पूरी बॉडी थी बाहर की, वो मानी हमने बॉडी वॉल, जहाँ पे रिफिल अंदर था, रिफिल जो अंदर गया था। देखिए इस एग्जाम्पल से हमने पढ़ा था कि जैसे पेन है तो पेन का जो ये बॉडी है, ठीक है, बॉडी वॉल, और ये जो स्पेस, जिस स्पेस में ये एलिमेंट्री कैनाल मानिए, इसको माउथ से एनस तक की ट्यूब मानिए, ये इसके अंदर पड़ी हुई है। तो ये जो इसके इस एलिमेंट्री कैनाल और इसके बीच का जो स्पेस होगा वो आपका क्या है, वो सिलोम है। इस सिलोम के बीच में ब्लड भरा हुआ रहता है। क्या भरा हुआ रहता है, ब्लड भरा हुआ रहता है। तो इस तरह की कैविटी क्या कहलाती है, हीमोसील कहलाती है। दूसरी बात, अगर ब्लड भरा हुआ नहीं रहता तो क्या रहता है कि नॉर्मल में हम बोलते हैं कि जो हमारी सिलोम होता है ना, सिलोम के अंदर हमारे विसरल ऑर्गन रहते हैं। क्या रहते हैं भाई, विसरल ऑर्गन रहते हैं। विसरल ऑर्गन का मतलब हमारे इंटरनल ऑर्गन रहते हैं। जैसे मैं बोलता हूँ हमारी किडनी है, ये विसरल ऑर्गन कहलाती है क्योंकि हमारे सिलोम में प्रेजेंट है। तो सिलोम हम क्या करता है, इसको एक तो गीला रखता है, इनको गीला रखता है, इससे क्या होगा कि ये मॉइस्ट रहते हैं। दूसरी बात, शॉक से बचाता है, झटके नहीं लगने देता इंटरनल ऑर्गन को, ठीक है ना। तो ये तो हमने इनकी बात की। यहाँ पर एक चीज़ और आता है, एक डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी अगर समझे कि एंटीरियर कौन सा है, पोस्टीरियर कौन सा है, उसमें भी थोड़ा कन्फ्यूज़न होता है। तो उसको भी देख लेते हैं एक बार कि जो डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी है इसको देखते हैं। डायरेक्शनल टर्मिनोलॉजी, ठीक है, डायरेक्शन। तो एक चीज़ आती, सबसे पहले हम देखते हैं एंटीरियर और पोस्टीरियर लिखा हुआ मिलता है आपको, कि एंटीरियर एंड और पोस्टीरियर एंड लिखा हुआ मिलता है। तो ये क्या है भाई, एंटीरियर और पोस्टीरियर एंड क्या है। तो आपको सीधा सीधा से समझना चाहिए कि अभी हमें छोड़ दीजिए एनिमल को, हम दो पैरों पे खड़े चलते हैं, कि एनिमल मोस्टली ऐसे लेट के रेंग के चलते हैं या चार पैरों पे चलते हैं, ठीक है ना। तो चलते हुए जो पोर्शन सबसे आगे होता है वो एंटीरियर है। मान लीजिए छिपकली है, छिपकली रेंग के चल रही, दीवार पे चल रही है, तो दीवार पे चलते टाइम उसका सबसे आगे कौन सा पोर्शन है, उसका हेड वाला है ना। तो उसका हेड क्या हुआ, वो एंटीरियर हुआ। और चलते हुए सबसे पीछे कौन सा है, उसकी पूंछ है, तो वो क्या हुई, वो उसका पोस्टीरियर एंड हुआ। इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात आता है, एक आता है डोर्सल सरफेस एंड वेंट्रल सरफेस। तो उसी एग्जाम्पल से लेते हैं, छिपकली है, दीवार पे चल रही है, चलते हुए आगे कौन सा है, एंटीरियर, चलते हुए पीछे यानी कि पूंछ वाला एरिया कौन सा है, पोस्टीरियर है। ऐसे सभी एनिमल पे कर सकते हो, गाय भैंस पे अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात यह है कि डोर्सल और वेंट्रल कौन सा है। अब छिपकली ऐसे है, जो सरफेस उसका जो दीवार की साइड है, जो फ्रंट है, जिस तरफ मुंह होता है, याद रखिए जिस सरफेस पर मुंह होता है वो वाला सरफेस कैसा होता है, वो वेंट्रल होता है। तो दीवार पे चिपकी हुई जो सरफेस एरिया दीवार वाला है उसका, वो वेंट्रल होगा, और जो हमें पीठ वाला एरिया दिखाई दे रहा है वो उसका डोर्सल होगा, ठीक है ना। ये वाली बात है। अब बात ये आती है कि आदमी अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर चल रहा है। अब अगर हम रेंग के आगे पढ़ के चलते तो यही वाली बात फॉलो होती, लेकिन हम खड़े होकर चल रहे हैं तो दो पैरों पर, तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो एंटीरियर एक्चुअल में क्या होना चाहिए, हमारा हेड होना चाहिए। अगर हम चार पैरों पे या लेट के रेंग के चले तो एंटीरियर हमारा हेड, और पोस्टीरियर क्या होना चाहिए, हमारे पैर होने चाहिए, ठीक है। लेकिन क्या रहता है, यहाँ पर खड़े होके चलते हैं तो हमारा जो एंटीरियर, जो हेड वाला एरिया है, वो क्या कहलाता है, वो हमारा अपर सरफेस बन जाता है। कौन सा, अपर सरफेस, अपर एरिया बन जाता है। और जो पोस्टीरियर है वो एक्चुअल में पैर है, वो हमारा लोअर बन जाता है। तो हमारे केस में एंटीरियर क्या बन जाता है, अपर एंड बन जाता है, और पोस्टीरियर क्या बन जाता है, लोअर एंड बन जाता है।
या फिर बोल सकते हैं सुपीरियर और इन्फीरियर एंड कह सकते हैं, ऊपर वाला और नीचे वाला। दूसरी बात रही हमारा जो डोर्सल है, डोर्सल हमारा अगर देखा जाए तो ये वाला लेट के चलेंगे तो पीठ हमारी कौन सी हुई, डोर्सल हुई, ठीक है ना, जो अभी हमारा बैक साइड चला गया है। और अगर लेट के चलेंगे तो अगले वाला कौन सा है, ये सामने जो आपको दिखाई दे रहा है ये है। तो अगर मैं सीधा सीधा कहूँ तो हमारे सामने वाला ये वेंट्रल होगा, फ्रंट वाला है। खड़े होकर चल रहे तो थोड़ा सा अलग है, लेकिन ये वाला हमारा क्या था, वेंट्रल है। और पीछे जहाँ पे रीढ़ की हड्डी है वो कौन सा है, डोर्सल होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे ही आप पे एक आता है, एक प्रोक्सिमल आता है, एक डिस्टल आता है। एक वर्ड आते हैं प्रोक्सिमल, एक आता है डिस्टल। तो प्रोक्सिमल और डिस्टल क्या है, देखिए प्रोक्सिमल का मतलब क्या है कि जैसे मेरा हाथ है तो हाथ मेरी बॉडी से ये वाला जो हड्डी है मेरी, यहाँ की वजह मैंने हाथ लगाया, ये वाली हड्डी मेरी बॉडी के काफ़ी पास में है, तो ये हड्डी क्या कहलाएगी मेरी, ये मेरी प्रोक्सिमल कहलाएगी। और मेरी जो हाथ की उंगलियां हैं मेरी बॉडी से काफ़ी दूर है तो मुझे कहलाएगी डिस्टल। तो ये वाली हड्डी मेरी प्रोक्सिमल एंड पे है और ये हाथ की उंगलियां मेरी कहाँ पर, बॉडी से दूर है, तो वो डिस्टल एंड पे है। तो इस तरह हम बोलते हैं प्रोक्सिमल और डिस्टल। तो आशा करता हूँ आपको ये सभी टर्म्स बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अगर आपको कुछ भी इसमें टॉपिक कुछ भी दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करना, और आपको अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अगर आपको कुछ भी इससे फ़ायदा मिला होगा तो कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, अगली वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फाइलम को, जैसे पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा नेक्स्ट करते चलेंगे। थैंक यू।